नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। अभी हाल ही के दिनों में ना इस हफ्ते के बेहद शुरुआत में और बीते हफ्ते भी वीकेंड्स पे एक सवाल था जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। यह सवाल अब भी बना हुआ है। सवाल यह था कि क्या दिल्ली को शहबाज शरीफ के दोस्ती के ऑफर पर दिल लगी दिखानी चाहिए या आगे दिखानी चाहिए? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। पाकिस्तान के पीएम ने हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने की मंशा जाहिर की। शायद आपके संज्ञान में होगा ये कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, तो कुछ ऐसा ही हाल इन दोनों पाकिस्तान का भी है। भूखे पेट की आग बड़ी तकलीफ दे होती है और कुछ भी करवाने का मादा रखती है। दोस्ती का ऑफर तो दूर, दंडवत होकर पुरानी गलतियों पर माफी मांगने को भी विवश हो जाता है इंसान। क्या इसी बात का बोध तो नहीं हो गया है पड़ोसी मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ को? लेकिन शरीफ इतनी जल्दी शराफत पर उतर आएंगे, इस पर घोर संशय है भारत को। उनके बयान पर दिल्ली अभी तो शांत है, उलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं और यह आप भी जानते होंगी कि इस वक्त वहां पर जो मगजमारी है, आटे चावल जैसी जो खाद्य वस्तुएं हैं, उसके लेने को चौतरफा भगदड़ भी मची हुई है। अब हम कायदे से देखें तो ये देन पाकिस्तान की मौजूदा और पूर्ववर्ती हुकूमतों के गलत फैसलों और बदले की भावनाओं से लबरेज विभाजनकारी नीतियों की भी है। हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। चीन से मोटा कर्जा लिया, भारत को नीचा दिखाने के लिए उनसे हाथ भी मिलाया, नेपाल को भी भारत के प्रति भड़काया और अन्य पड़ोसी मुल्कों से भी मुखालफतें की हैं। इन सबको करने में उनका अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ। अब गृह मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो पाकिस्तानी हुकूमत घुटनों पर है। आगे और इसकी गति बढ़ेगी। पड़ोसी एक बात अच्छे से समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेने का मतलब है पूरी दुनिया से बैर बुराई कर लेना और भारत से संबंध अच्छे रखने का मतलब है दुनिया के देशों के साथ खुश रहना। तभी शहबाज शरीफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वरना वो इतने शरीफ नहीं हैं कि भारत के सामने खुद को झुकाएं। भारत उनके झांसे में एकाएक तो नहीं आएगा। रही बात बातचीत करने की, तो रास्ते बंद कभी थे ही नहीं। दरवाजे पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं, पर इतना तय है कि भविष्य में हिंदुस्तान की ओर से बातचीत की टेबल अब तभी सजेगी जब पाकिस्तान यह भरोसा दे दे कि कोई भी दिमागी खुराफात और छल कपट नहीं करेगा। पर मुश्किल है इससे कि वो कभी बाज भी आए। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी ना जाए। तो ग्लोबल स्तर पर हिंदुस्तान की छवि अब पहले के मुकाबले अच्छी मानी जा सकती है, थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है। शहबाज शरीफ भी अछूते नहीं है, बल्कि उनसे पहले पूर्व पीएम इमरान खान भी दीवाने हुए थे और उन्होंने तो बकायदा कराची की एक रैली में भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। जबकि पाकिस्तान का नाम आते ही विदेशी मुल्क दूरियां बनाने लगते हैं और आज भी देखिए हालात यही हैं। एक विरोधाभास है दोनों में। हालांकि उनका यह बयान तब आया था जब वो सत्ता से बेदखल हो चुके थे। सत्ता में जब थे तब कुछ नहीं कहा ऐसा, और तब उनका पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध भी हुआ था। तो कमोबेश ऐसा ही मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकता है या फिर हो रहा है। तो आज कई ऐसी चीजें हैं कि भारत की तरफ दोस्ती का पहले हाथ बढ़ाना और उसके बाद दूसरे ही दिन एक यू टर्न लेकर कश्मीर का राग अलाप कर फिर से स्थितियों को वैसे ही कर देना, इसमें हमें क्या नजर आता है? आज का स्ट्रेट टॉक तो इसी पर होगा, लेकिन आज के इस विषय के साथ थोड़ी ही देर में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, विदेशी मामलों के जानकार जुड़ेंगे, जिनके साथ आज हम 1-to-1 स्ट्रेट टॉक करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेट टॉक में शामिल होना है आपको भी, और आप शामिल होने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं इस
यंत्र के माध्यम से आपकी और हमारी बातचीत हो सकती है। और आज कौन से सवाल, हालांकि आज शरीफ की शरीफियत की बात हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालातों के साथ साथ एक मौजूदा जो विरोधाभास हैं उसको लेकर भी हम स्ट्रेट टॉक करेंगे। सवाल कौन से हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम सबसे पहले रखना चाहेंगे ताकि उन सवालों को आप भी समझ सकें। और ये देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है जो हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहा। तो ये जो सवाल इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इन बिटवीन द प्रोग्राम आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि थोड़े कम समय में अपनी जो बात है वो रख सकें। सवाल देखिए, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नीचे से आज जो खिसकती हुई जमीन है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि उसके पीछे आप दोषी किसे मानेंगे। सवाल यह भी है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए आज तो वहां पर समस्याएं ही समस्याएं व्याप्त है, लेकिन जब हम उसके रूट्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की असल समस्या आखिर है कहां, उसकी रूट्स कहां पर हैं और कहां पर वर्क करने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान वाकई शांति के लिए भूखा है, जिसकी बात अभी हाल ही में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की ओर से की गई थी? और अगर वाकई ऐसा है तो इज देयर अ वे आउट, क्या कोई और रास्ता है? पाकिस्तान पीएम की भारत से बातचीत की अपील के पीछे आखिर आपको क्या नजर आता है? क्या रणनीति हो सकती है? किस संदर्भ में उन्होंने वो बात रखी गई होगी? भारत पर पाक पीएम शरीफ का बयान, ये आपको छलावा लगता है या फिर उनकी एक बार फिर से मजबूरी ही लगती है? जिस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत के संदर्भ में, भारत के समर्थन में बात कही थी, ग्लोबली उसकी इमेज क्या है उसको लेकर बात की थी। सवाल यह भी है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि क्या अब भारत की ओर से भी बातचीत की टेबल सजनी चाहिए? देखिए, एक वक्त ऐसा था कि बातचीत जब पहले हुआ करती थी उस वक्त कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं, और हुआ क्या कि भारत की ओर से कोशिश तो होती थी, लेकिन जब पता चल गया कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं और 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद फिर फटाफट से 4 कदम अपने पीछे कर लेना, तो वो जो एक बात थी वो भारत को अच्छे से समझ में आ गई। और एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत ने पाकिस्तान को उसके हालातों पर छोड़ दिया कि उसे जो करना है वो करे। और अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर दोनों का मिलन हो या दोनों की बातचीत हो एक टेबल पर बैठकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद इसी का जो एक अंजाम है वो आज पाकिस्तान भुगत भी रहा है। क्या आप वाकई ये कारण मानेंगे कि भारत के साथ जो जो उसने एक किया है, जो एक डिप्लोमेटिकली तरीके से जो उसने आगे अपने कदम बढ़ाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम देख सकते हैं कि वहां की राजनीति, वहां पर ओवरऑल कंट्री में जो एक विरोधाभास है ना वो बना हुआ है। आज वहां की जो आवाम है प्रोटेस्ट करने पर उतारू हो चुकी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी देखिए यही हो रहा है। भारत को बीच में वो लाना चाहते हैं कि भारत बीच में मीडिएशन करे, भारत बीच में मध्यस्थता करे, लेकिन वहां पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। और पहले पूर्व पीएम इमरान खान का कहना, भारत के संदर्भ में वो बातें रखना, और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का, लेकिन फिर से कश्मीर का राग भी बीच में छेड़ देना। इस वक्त समूचा पाकिस्तान मंदी और आर्थिक तंगहाली से बहुत बेहाल है। मीडिया में जो तस्वीरें आ रही है ना उसे देखी भी नहीं जाती। पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम भी दुखी है। और क्या इन सभी समस्याओं से उभरने के लिए शहबाज शरीफ भारत के साथ शराफत का हाथ बढ़ाना चाहते थे? उनके बयान पर विश्वास करना इतना कठिन है। देर आए दुरुस्त आए जैसी कहावत भी उनके बयान से चरितार्थ नहीं होती दिखती है। विश्वास एक बार किया जा सकता है, 2 बार भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं किया जा सकता, और भारत बार बार उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे विश्वास से फायदा भी क्या जहां धोखा ही मिले। लेकिन फिर भी इन तमाम सवालों के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी रखे हमने कि क्या भारत की ओर से बातचीत की टेबल सजनी चाहिए या नहीं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज हम थोड़ी ही देर में
बहुत ही तफसील से 1-to-1 डिस्कशन करने वाले हैं अपने बेहद खास मेहमान के साथ, लेकिन चाहेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जरूर हो, तो इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। फिलहाल यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। कूटनीति की ये दुनिया है और इस दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों के बयान के कई मायने भी होते हैं, और ऐसे में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का मोदी को, पीएम को बातचीत का न्योता देना और फिर पीएम मोदी से रुकी हुई बातचीत को शुरू करने की गुजारिश करना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में आया एक बड़ा चेंज कहा जा सकता है। तो श्रीलंका के बाद अब दिवालिया पाकिस्तान मदद के लिए पीएम मोदी को उम्मीदों से भी देख रहा है। सो वी कैन से फर्स्ट प्लीडेड एंड देन बैक ट्रैक्ड। आज इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, जिन्हें अक्सर आप इस प्रोग्राम में स्ट्रेट टॉक करते हुए देखते हैं, विदेशी मामलों के जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट इशू प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मदीप जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, फर्स्ट प्लीडेड देन बैक ट्रैक्ड, आज इसी को लेकर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पहले भारत को लेकर बयान दिया जाता है पाक पीएम द्वारा, और फिर कश्मीर राग अलाप कर अपना असली रूप भी दिखा दिया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि फिर दिखा दिया जाता है। यह अपने आप में क्या है? कश्मीर राग भी अलापने की विवशता पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, जो कई डायमेंशंस हैं, कई दृष्टिकोण हैं, उससे कटघरे में लाकर फिर खड़ा कर देती है। क्या समझें इसे? देखिए ये चीज, जो किसी भी देश की जो कूटनीति होती है उसका जो महत्वपूर्ण आधार होता है वह राष्ट्रीय हित होता है। पाकिस्तान जो है वो भारत से बात करना चाहता है क्योंकि उसके राष्ट्रीय हित है और आर्थिक तौर पर वो दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन वहीं पर जो राजनीतिक दल है उनके जो हित है वो कश्मीर मुद्दे को जीवित रखना भी। अब चूंकि जो पीपुल्स पार्टी है और जो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग जो उसका गठबंधन है, उसको देश को समस्याओं से उभारना है। उभारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। लेकिन इस साल जुलाई अगस्त तक इन लोगों का कार्यकाल है और उसके बाद इस साल चुनाव भी होने वाले पाकिस्तान में, तो सत्ता में भी बने रहना है, इसलिए कश्मीर के मुद्दे को जीवित भी रखना है। दिक्कत यही है कि पाकिस्तान जो है वो इतना विरोधाभासों से घिरा हुआ देश है कि वो तय ही नहीं कर पाता कि उसके राष्ट्रीय हित कहां है। और किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हितों का एक महत्वपूर्ण कारक और होता है पड़ोसी देशों से मजबूत संबंध। अब देखिए, आप कुछ देर पहले बोल भी रहे थे कि पाकिस्तान में चीजों के भाव क्या है। पाकिस्तान में 20 किलो आटा 3,000 रुपए में मिल रहा है। वहां पर प्याज के जो भाव है वो 200 से 250 रुपया चले गए। अब पाकिस्तान, मान लीजिए कि वाघा बॉर्डर को आप खोल दीजिए और पंजाब के रास्ते यदि वहां पर आटा जाने लगे, पंजाब के रास्ते वहां पर प्याज जाने लगे, पंजाब के रास्ते वहां पर जो भारत से फल फ्रूट जाने लगे, तो ऐसे में टमाटर जाने लगे, तो पाकिस्तान जो है वो इस हालात से उबर सकता है। क्योंकि भारत जो है ना, भारत और पाकिस्तान की इसकी सीमा जो है उसके लिए कोई समुद्र नहीं लागना है, उससे एरोप्लेन का उपयोग नहीं करना है कि चाबहार बंदरगाह जाएगा और उसके बाद ईरान से अफगानिस्तान जाएगा। तो पाकिस्तान और भारत के बीच यदि ट्रेड मार्ग खुल जाता है, और देखिए पाकिस्तान जो हुक्मरान इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि जब भारत और चाइना के बीच जो है इतने तनाव के बावजूद $100 अरब से $500 अरब के व्यापार की बात, तो भारत पाकिस्तान के बीच क्यों नहीं हो सकती? लेकिन दिक्कत ये कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए कश्मीर मुद्दे को जीवित रखना चाहती है, वो सत्ता में बने रहने के लिए आतंकवाद को प्रश्रय देती है, और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत बद से बदतरीन होती जा रही है। जी नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही है कि जब ट्रेड की बात आती है तो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से उसे हम देखते हैं, लेकिन ये जब हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऐसा यहाँ पर हमें नजर क्यों नहीं आता है। लेकिन मैं फिर से घूमकर उसी पर आऊंगी जो हाल ही की स्टेटमेंट पाकिस्तान के पीएम माफ कीजिएगा शहबाज शरीफ की ओर से दी जाती है। आप उस पर टिप्पणी कीजिए, आप उसे किस
कूटनीतिक नजरिए से देखते हैं कि किस कूटनीति का इस्तेमाल करके पहले वो बयान दिया जाता है पाकिस्तान की वजीर आजम द्वारा और उसके बाद फिर कश्मीर का राग भी आलाप दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले भारत के संदर्भ में की गई टिप्पणी आपसे समझेंगे, उसका मतलब क्या है, उसके क्या मायने निकाले। देखिए कि पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान हो वो भारत से बात करना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुद्दा नीतियों का है। भारत और पाकिस्तान जो है उसको नीतियों के आधार पर देखने की जरूरत। भारत और पाकिस्तान की समस्याएं अलग नहीं है। भारत जो कि भारत का टुकड़ा ही नहीं, पाकिस्तान भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। वो जो दोनों देशों की समस्या है वो सामंतवाद एक समस्या रहती है। जो जिस दौर में राजाओं ने जमीन को डिस्ट्रीब्यूशन किया तो एक एक गांव में जमींदार हो गए और बाकी वहां पर मजदूर आप तैयार कर दिए। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हालात है और कम से कम भारत और पाकिस्तान के ये हालात है। आप ये जो सामंती शक्तियां ये पूरी तरीके से हावी रही और आप देखिए कि अभी भारत के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि भारत के जो 40% अमीर हैं उनके पास देश के अधिकांश संपत्ति है। अब आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान जो है आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी। अब जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पंचवर्षीय योजना शुरू की, डेवलपमेंट मॉडल भारत का एक बनाया कि हमको 5 सालों में इंडस्ट्री का विकास करना है, 5 सालों में शिक्षा का विकास करना है। उन सबके साथ जो भारत है वो धर्म आधारित राष्ट्र नहीं रहा। इसका फायदा ये हुआ कि भारत के जो सभी प्रकार के लोग थे उन्होंने मिलकर देश के विकास में योगदान दिया और जो विदेशों में रहने वाले अल्पसंख्यक थे, चाहे आप सिख ले ले, चाहे मुसलमान ले ले, चाहे ईसाई ले ले, वो भी भारत के डेवलपमेंट में बराबर भागीदार बने। यही कारण है कि आज भी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हो, मिस्र हो, इराक हो, ईरान हो, इनसे भारत के संबंध अच्छे होने का कारण यही था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा, क्योंकि भारत की नीतियां रही। लेकिन अब आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट मॉडल जो होना चाहिए उसके बनिस्बत इस बात पर ध्यान दिया कि वहां का जो सैन्य स्ट्रक्चर है वो कैसा मजबूत हो। अब सैन्य स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ, वो दुनिया का एक ऐसा जो केंद्र बनने लगा जो कि महाशक्तियों को प्रश्रय देता है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान जो है वो विदेशी मदद पर चलने लगा शुरुआत से। अब विदेशी मदद से चलने लगा तो जब तक शीत युद्ध का दौर चला तब तक तो अमेरिका को चूंकि अपने हित थे, सोवियत संघ को तोड़ना था, तो अमेरिका मदद देने लगा और इस जो मदद की वैदेशिक मदद पर चलने के कारण कभी पाकिस्तान को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। लेकिन जैसे भी आतंकवाद वहां से पनपा और आतंकवाद पनपने के कारण जब वैदेशिक मदद मिलना बंद हो गई तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उसने अपना व्यापारिक ढांचा या जो अपना तकनीकी ढांचा है उसको उन्नत नहीं करके कितनी बड़ी गलती की है। इन सब के बीच जो पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते थे कि भारत से बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जी उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और खासकर वहां पर एक तो सैन्य प्रशासन हावी होता चला गया क्योंकि उस जो राष्ट्र है उसकी जो नीतियां हैं वो युद्ध पर आधारित नीतियां रही। तो अब इस समय जब भी पाकिस्तान के कोई हुक्मरान भारत से बातचीत की पेशकश करते हैं तो 2 चीजों पर जूझना होता है। एक तो उनके सैन्य शासक जो है वो उन पर दबाव डालते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सामंती तत्व बहुत जबरदस्त तरीके से हावी है और जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, भारत में कोई आम आदमी सैन्य जो अधिकारी वो बन सकता है, भारत का कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आज भी आपको चौधरी होना पड़ेगा। यदि आप चौधरी है वहां पर, ठीक है, जो एक भारत के संदर्भ में मतलब जो जाट थे, जो चौधरी वो पाकिस्तान में अभी भी है, लेकिन वो लोग वो इस कदर से हावी है। यदि आप पठान हैं, इन सब के कारण क्या हुआ कि सेना के पदों पर भी 2 लोग हैं, राजनीति के तौर पर भी पदों पर वो लोग हैं, तो वो लोग कभी भी पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी चाहते ही नहीं है। और यही दिक्कत है
पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बीच। जी ब्रह्मदीप जी, फिर उचित तो यही होता ना कि शहबाज शरीफ भी विगत जो 3 ऐसे युद्ध हो चुके हैं, उनसे जो नफे नुकसान की वो मीमांसा करता, जो आतंकियों की इतनी फिल्ट्रेशन होती है उस पर बातचीत करता, उसे प्रश्न देना बंद करता, कश्मीर के मुद्दे को भुलाकर एक्चुअल में जिस शांति की वो बात कर रहा है ना उस शांति की बात करता। लेकिन ऐसा कुछ फिर नजर ही नहीं आया पाक पीएम की ओर से, पाकिस्तान की ओर से। देखिए, पाकिस्तान की जो राजनीति है वो कश्मीर पर केंद्रित कर दी वहां के राजनीतिक दलों ने। पाकिस्तान का चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये कहता है कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन भारत से कश्मीर को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको आप समझिए कि जब हाल ही में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुनीर और मिस्टर शहबाज शरीफ ये यूएई की यात्रा पर जब गए और यूएई की यात्रा पर जब शहबाज शरीफ ने यह कहने का साहस किया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कीजिए, उस पर इमरान खान का जवाब आया कि शहबाज शरीफ जो है वो कश्मीर को भूलकर भारत से बातचीत करना चाहते हैं। अब आप देखिए, मतलब जो भी सत्ता में रहता है, सत्ता में रहने वाला जो पार्टी का मुखिया है, यदि वो भारत से बातचीत की पेशकश करता है तो पक्ष जो पार्टियां हैं उसको धर्म से जोड़ती है, वो कश्मीर से जोड़ती है और अंततः जो मुखिया को वापस अपने कदम पीछे इसलिए खींचना पड़ते हैं क्योंकि उसको सत्ता बने रहना है। तो पाकिस्तान और भारत की बातचीत तभी हो सकती है जबकि सभी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां और पाकिस्तान की जो सेना है वो ये तय कर ले भारत से संबंध मजबूत करके ही पाकिस्तान आगे। प्रोफेसर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कमांड आ रही है, पहले कायदे से ब्रेक ले लेते हैं। चर्चा जारी रहेगी, आप भी कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में आज के इस विषय पर। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे। शरीफ की शराफत पर भारत भरोसा करे भी तो कैसे करे। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के हालिया बयान का जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतने विरोधाभास है कि दबाव में आकर शहबाज शरीफ ने क्या ये वाकई बात की होगी। बुनियादी सवाल तो देखिए ये भी है कि आखिर ऐसे अविश्वासी देश पर कैसे और क्यों भरोसा किया जाए। आखिर पाक अपने इस दोहरे आचरण से ही कहीं ना कहीं अपनी मुसीबत तो नहीं बढ़ा रहा है। आज इसी पर बातचीत हो रही है और मेरे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। देखिए, अब तक हम जो रूट्स हैं, असल समस्या कहाँ है, उसकी रूट्स की हमने बात की है। भरोसा भारत को क्यों नहीं अभी भी करना चाहिए और ये जो तमाम चीजें हैं उसका इज देयर एनी अदर वे आउट, क्या कोई और रास्ता बचता है। तमाम तरह की जो सवाल हमने रखे और उस पर आपने प्रकाश डाला है ब्रह्मदीप जी। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा हालात है पाकिस्तान के, क्या अभी जिस तरीके से वो मीडिया में आ रहा है, अपनी तमाम बातें रख रहा है, उसे हम क्या समझें? क्या पाकिस्तान अब दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है और भारत को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब उसने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है? देखिए, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की नीतियां जो है वो कभी स्पष्ट होती नहीं है। उसकी जो राजनीति बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब दुनिया के सामने खड़ा करती है और दुनिया भी पाकिस्तान की राजनीति के व्यवहार को समझती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो जाए ये संभव नहीं। इसके कई कारण हैं। दक्षिण एशिया और जो मध्य पूर्व है उसकी एक बड़ी समस्या है। धर्म के आधार पर जिन देशों का बंटवारा हुआ है उनके संबंध कभी सामान्य होते दिखते ही नहीं है। अब आप देखिए, पाकिस्तान और भारत धर्म के आधार पर बटे और जिन्ना ने कहा कि हम ये जो दोनों धर्म है ये साथ साथ रह नहीं सकते। द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया क्योंकि हमारे जीने के तरीके अलग अलग। लेकिन ऐसा कहकर जिन्ना ने एक अलग देश तो बना दिया, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मुसलमान रहते हैं। मतलब भारत ने इस बात को गलत साबित कर दिया। तो पाकिस्तान की जो असल समस्या है वो पाकिस्तान की राजनीति तो है ही है,
लेकिन वहां की जो दूसरी समस्या है वह वहां का मानसिक दिवालियापन। वहां की जो असल समस्या है वो है वहां की धार्मिक कट्टरता। वहां की जो असल समस्या है वो है वहां की शिक्षा। वहां की जो असल समस्या है वह है कि अपने आप को इस्लाम का रहनुमा समझना। ये बहुत सारी समस्याओं से पाकिस्तान जूझता है। कोई भी जो देश होता है उस देश को बनाने के लिए उस देश की जो आइडियोलॉजी है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आप देखिए ईरान जो है वो शिया बाहुल्य है। इराक जो है इराक में सुन्नी है। दोनों देशों के बीच विवाद हो रहे हैं। दोनों देश हमेशा युद्ध की कगार पर होते हैं। उसका प्रभाव सीरिया में भी देखने को मिलता है, लीबिया में देखने को मिलता है, लेबनान में देखने को मिलता है। आप कोई भी देश देख लें अब आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगा हुआ ईरान है। तो ईरान जो है ईरान की जो बलूचिस्तान से लगी हुई सीमा है वो वहां पर बड़ी अस्थिरता होती है। इसलिए अस्थिरता होती है क्योंकि यहाँ के जो सुन्नी या वहाबी जो आतंकवादी है, जो कट्टरपंथी तत्व, क्या कहना चाहिए, वो शिया जो ईरान की शिया सेना है उस पर हमला करते हैं। अब तालिबान की बात कर लीजिए। देखो पाकिस्तान किस प्रकार से डूबा है, इस कर्जे में डूबा है या संकट में क्यों डूब गया है, बात कर रहे हैं कि जब तालिबान को अफगानिस्तान से जब सत्ता पर हावी हुआ तो दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई। हमने देखा कि कैसे हवाई जहाज में लोग टंग रहे और आसमान से गिर रहे। मतलब ये मानव अधिकारों के लिए या मानवता के लिए अक्षम्य अपराध है। लेकिन इस पर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान है वहां वो गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। इसके बावजूद वहां पर जो अमेरिका है, अमेरिका पाकिस्तान को इतनी मदद देता है। तो पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी समस्याएं हैं और पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान तब हो सकता है जबकि वहां का समाज भारत के आधार पर डेवलप हो। और भारत के आधार पर डेवलप होने के लिए उस पर जो इस्लामिक गणराज्य का टैग है उस टैग को हटाना पड़ेगा उसको। यदि उस टैग को हटाना है तो निश्चित तौर पर भारत के व्यापारी, आप सोचिए कि जो कुछ आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, एक कॉलर, हाँ जी, हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी कॉल लेने के लिए। आप भी सोचेंगे कि मैंने आया तो मैं रोज बोलना ही शुरू कर दिया, पर नहीं, मुझे ध्यान रखना है। मैं आज का थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्ट का था और मुझे लग भी रहा थोड़ा सा इस पे कहा जा सकता है कुछ, तो इसलिए। बट एनीवे, इसमें मुझे देखिए ये कहना है कि अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला था कि मैंने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया हाथ में, उसको भिखारी बना दिया, जगह जगह मांगने पर मजबूर कर दिया। तो एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो पर्सनालिटी है इतने बड़े देश का, और वो बोले इतने बड़े मंच से, तो उसका बहुत मीनिंग है। वो ऐसे नहीं बोलेंगे वो, हालांकि उन्होंने एक जनरल वे में ही कहा, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग है उसका। अभी मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका वो टॉपिक भी नहीं है, बल्कि आप उस पर टॉपिक उस पर वो करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो ऐसे बोला, और आपने देखा होगा कि हालांकि पाकिस्तान में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी, वो भी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने और वामपंथियों ने इस पर कोई चूं चपड़ नहीं की। ये बड़ी देखने वाली बात है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो पीछे जो नोटबंदी भी हुई थी ना, वो भी कुछ वजह से हुई थी। तो इस पे अगर टॉपिक हो तो ये बहुत सारी बातें आएंगी और इसमें क्या क्या होगा वो एक दूसरी चीज है। तो अब ये जो और अब, हाँ जी, और अब जो हुआ है ना, ये उन्होंने ऑफर किया, ये वो जगह जगह से देखिए पाकिस्तान ने अब सभी का पैसा देना है। ऐसा कौन सा देश है कि जिसका उन्होंने पैसा नहीं देना है? अरबों में देना है, खरबों में देना है, कोई ऐसा बचा ही नहीं है, आसपास का भी कोई देश हो। तो अब देखिए, अब उनको क्या लगा, देखिए एक बड़ा मजेदारी की बात है कि अब उन्होंने भारत को बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं भाई, और
लेकिन हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। भाई भारत ने आपको कहा कब कि आप हमारे से बात शुरू करो, या हम आपसे शुरू करना चाहते हैं? ये कौन सा ड्रीम लैंड था? और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल आदमी इस तरह से बोले, पर चलो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होगा, मुझे पता नहीं उसका। तो अब वो बोल रहे हैं। और अब एक चीज और है इसमें कि अगर मान लीजिए कि वो कह दें कि अब कश्मीर अलाप मैं नहीं करते, चलिए चुप ही रहते हैं, करना है नहीं करना, चलिए अभी ये कहते हैं कि हम भारत से बात करने हैं कि हमारी हेल्प हो जाए, कि हमें जो खाना पीना, जो हमारा आटा इतना, भाई तो लोगों में वहां मारपीट हो रही है, वहां चाहे आटा देख लो, प्याज टमाटर, जी सर बिल्कुल, सी एनीथिंग, तो वहां तो बड़ा बुरा हाल है। आज कल कंगाल हुआ, कब सिविल वार हुआ, कल हुआ, एनी टाइम इट कैन हैपन। तो अब उन्होंने मान लीजिए कि वो कहते हैं कि हमें भारत से हेल्प चाहिए, हेल्प, और मोदी जी तो ऐसे हैं कि ही विल ग्रैब द चांस, वो कहेंगे ठीक है हम हेल्प करने को तैयार हैं, क्यों नहीं, जब हम सारी दुनिया को हेल्प कर सकते हैं, किसी दूर दराज देश में किसी को भी हमने किया, चाहे मेडिसिन हो, दूसरे हो, अरे यार तुम कौन, अरे हम करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना गीत जी, बात समझने वाली इतनी नहीं है ना। अच्छा कर तो दोगे, लेकिन वो चाहता है कि मुझे खैरात में मिले, वो होगा नहीं, इतना पूरी कंट्री को कौन देगा? तो पैसे तो चाहिए, हम हेल्प करेंगे। अब मोदी जी तो मुझे लगता है कि जो उनकी पर्सनैलिटी है वो तो ग्रैब कर लेंगे, कहेंगे बिल्कुल जी हम करते हैं, आगे भेज देंगे, लेकिन उसके बाद पैसे कौन देगा? तो अब वो पैसे की जगह पर अब फिर वो होगा कि क्रेडिट तो होगा नहीं। अब तो अब भाई कहीं फिर फेस सेविंग तो रखना है ना, कि हम भारत से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कश्मीर का है, कश्मीर का तो भारत ने नहीं करनी। तो एक किस्म का वो कहना भी चाहते हैं और अपना फेस भी वो रखना चाहते हैं। ये नहीं है कि कोई और बात है, भाई अगर वो सीधी बात करें, कश्मीर छोड़ भी दे, तो वो मोदी जी उनको ऐसा फिर देश में ऐसा वो कर देंगे कि वो फेस सेविंग भी नहीं रहेगी। तो वो पीछे की वजह वो है। बाकी तो ये जो एक्सपर्ट है वो बिल्कुल ठीक कह ही रहे हैं कि वहां पता नहीं चलता कि बात किससे करें किससे नहीं करें, वो इस फौज से करनी है, ज्यादा तो वही कर रही है, जो भी कर रही है। दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। हिंदुस्तान देखिए पिछले 75 साल से पाकिस्तान को देख रहा है और इसलिए भारत अपनी रणनीति जो है वो बदलने नहीं वाला है। भारत की रणनीति हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भी ये रही है कि पाकिस्तान को उसकी समस्याओं के साथ छोड़ दिया जाए, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में हमने कहा है, और उसे दुनिया से अलग थलग करके कर दिया जाए तो उसके नतीजे आएंगे। क्या वो नतीजे अब आ रहे हैं? इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान में अंदरूनी तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि वो एक बड़ी परेशानी में है। हम देखते हैं आज के बलूचिस्तान में संघर्ष चल रहा है, लोग परेशान हैं। पहले ऐसी समस्याओं को हल्के में लिया जाता था अमूमन, लेकिन आज पाकिस्तान के तमाम नेता और लोग अपने विचार साफ तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे मामले में भारत को कोई भी दिलचस्पी होनी चाहिए? क्या भारत को इसे लेकर कुछ सोचना चाहिए? अगर भारत कुछ करता भी है तो क्या समस्या भारत के लिए खड़ी हो जाएगी? एज्यूम करते हैं अगर इस वक्त भारत कुछ करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए इसके नतीजे भी आखिर कैसे होंगे? ये दो सवाल। देखिए, पाकिस्तान की जो अस्थिरता है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में स्थिरता, और वो भी लोकतांत्रिक स्थिरता भारत के हित में, चाहे पाकिस्तान कितना भी बड़ा हमारा दुश्मन क्यों न हो, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक परंपरा बनी रहना चाहिए। भारत का यह प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वहां पर यदि लोकतांत्रिक सरकार हट जाती है और वहां पर सेना आ जाती है, तो हमने परवेज मुशर्रफ के दौर में देखा था, जियाउल हक के दौर में देखा था। हाँ जी। जियाउल हक के कारण जो पंजाब का आतंकवाद है वो जो सिर उठा गया था, और आतंकवाद की जो परिभाषा हुई थी शुरू, वो जम्मू कश्मीर से नहीं हुई थी, वो पंजाब से हुई थी, और उसके जो बेस में जियाउल हक की नीतियां थी। बाद में हमने परवेज मुशर्रफ की नीतियों को भी देखा। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें बनी रही है भारत के हित में। दूसरी बात है, देखिए पाकिस्तान में क्या क्या हो सकता है इस समय, इस पर भी हमको बात करना चाहिए कि शहबाज शरीफ मजबूर क्यों हुए। पाकिस्तान के दो प्रमुख प्रांत है, खैबर पख्तूनख्वा और एक बलूचिस्तान। जी जी। जो बलूचिस्तान वो तो आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसे हम जारी रखेंगे, आपने जो बातचीत की है। जी नमस्कार सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में।
धन्यवाद गिर जी। बस मैं एक बड़ा रोचक तथ्य आपके समक्ष रखूंगा, जरूर बस सर। फिर बात खत्म करूंगा। हाँ। तकरीबन 8 घंटे पहले यहाँ पे 11 बजे का टाइम था दोपहर का, जिस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट की मंथली ब्रीफिंग हो रही थी। तो उस इंटरनेशनल ब्रीफिंग में काफी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां बैठे हुए थे। छठी लाइन में से एक ये पाकिस्तान के वो जो है लॉबिस्ट, उनका स्पॉन्सर्ड एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ और देखिए उसने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे यहाँ के, उनको कहता है कि आपने अभी तक हमें अपनी ये नहीं बताया कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और आपके पर्सनल व्यूज क्या है। जी। गीत जी, रोचक बात अब मैं आपको सुनाने लगा हूं। उनका जो जॉइंट सेक्रेटरी है यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका अब जवाब सुनिए। वो पहले ही सेंटेंस में क्या कहते हैं, आप जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री हमारी नोटिस में कोई लाया नहीं है और हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, उल्टे हाथ से उन्होंने उसका जो मेन मुद्दा था ना वही परे कर दिया। अब देखिए, वो बंदा छठी लाइन से उठा था। छठी लाइन का मतलब ये है गीत जी कि वो लोग बैठते हैं छठी लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत जूनियर या किसी इनसिग्निफिकेंट न्यूज़पेपर के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो अच्छे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पेपर के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो पहली 3 रोज में बैठते हैं। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी ने जो बात कही वो वाकई ही काबिले गौर है हमारे भारत के लिए। उसके बाद वो कहते हैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का जो फोकस है भारत के बारे में वो है कि हमने म्यूचुअली डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमने एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में शेयर कैसे करना है। तो इसलिए हम इस वक्त उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं और साथ में ये फोकस कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत मिलके सारी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको अपने साथ मिला के हम एक ग्रुप के तौर पे, एक कोऑपरेटिव वेंचर के तौर पे क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो हमारा फोकस उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर ध्यान देने का है। बाकी फिर उन्होंने कहा, बाकी जिस डॉक्यूमेंट्री की आप बात कर रहे हो उसका नॉलेज आपको ज्यादा होगा, लेकिन हमारे तक किसी ने उसकी बात अभी तक की नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने देखिए उस डॉक्यूमेंट्री की वैल्यू 0 करके रख दी और जो डेवलपमेंट थी उस इक्वेशन में से उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मिलके ये करना चाहिए या पाकिस्तान को भारत ना, उन्होंने उस अपना अमेरिका और भारत की जो इक्वेशन है डेवलपमेंट की उसमें से भी उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल दरकरार एक तरफ कर दिया। उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उस बंदे ने दूसरी दफा जब खड़े होने के कुछ कहने की कोशिश की तो जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको चुप करा दिया। तो इन शॉर्ट आज दुनिया जो देख रही थी वो ये देख रही थी कि अमेरिका का जो फोकस है वो पूरी तरह से खाली अपने ऊपर नहीं भारत के साथ मिलके इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़ाने पे है। और देखिए पाकिस्तान की करतूतें क्या है। आखिर पे जी पाकिस्तान के पास आज ना तो बेचने के लिए कुछ है और ना ही खरीदने की हैसियत है कुछ भी। तो जो पाकिस्तान ने किया अपने करतूतों जो है अपना बीजा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, उसी का काटा खुद खा रहे हैं। धन्यवाद जी, भारत माता की जय। थैंक यू सर, ये बेहद रोचक किस्सा हमारे साथ शेयर करने के लिए और कॉल करने के लिए भी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसकी भी अपने एक अलग मायने हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी। जो बात अभी यहाँ पर सतीश चंद्र जी ने की है इसके भी अलग मायने हैं और ये बहुत कुछ बता देता है, दुनिया को बता देता है कि एक्चुअल में पाकिस्तान की दिक्कत है क्या और उसकी असल समस्या वो खुद ही है। खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो सवाल आपसे रखा था कि अज्यूम करते हैं कि अगर भारत कुछ सोचता भी है पाकिस्तान के लिए तो उस वक्त भारत अगर कुछ करता भी है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए इसके नतीजे कैसे हो सकते हैं, भारत के लिए कैसे हो सकते हैं। हाँ, देखिए अब जो 2 प्रांत है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगता है और वहां का जो तहरीक तालिबान है उसने पाकिस्तान में आतंकवाद को जबरदस्त तरीके से फैला दिया है। मतलब अशांति खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है, बलूचिस्तान में अशांति है। अब जब कोई जो राष्ट्र है वो आर्थिक तौर पर तबाह होता है और आंतरिक अशांति होती है तो उसके नतीजे भारत के लिए कैसे खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, जब कश्मीर में आतंकवाद का जो पीक टाइम था 90 का दशक और 2000 की शुरुआत में, उस दौर में कश्मीर में अधिकांश भाड़े के आतंकवादी होते थे
वो जो भाड़े के आतंकवादी है उनको प्रशिक्षण जो मिलता था कराची के जो इंटरनेशनल इस्लामिक कॉलेज है वहां से मिलता था। अब यदि पाकिस्तान में इतनी अस्थिरता होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो आतंकवादी संगठन है जो खुले तौर पर चंदा करते हैं वो एक प्रकार से भर्ती शुरू कर देंगे, और यदि वहां पर भर्ती करने लगे तो जो भाड़े के सैनिक है, जो पाकिस्तान से निकले हुए भाड़े के सैनिक अल्बेनिया और आर्मेनिया की युद्ध में जाते हैं, जो सीरिया में लड़ने जाते हैं, जो लीबिया में नजर आते हैं, जो लेबनान में नजर आते हैं, जो इराक में नजर आते हैं, जो ISIS के साथ नजर आते हैं, वो आतंकवादी कश्मीर क्यों नहीं आएंगे? कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो अस्थिरता है वो पाकिस्तान के लिए तो खतरनाक है ही, भारत के लिए भी खतरनाक है। इसलिए चाहे पाकिस्तान से हमारी कितनी भी दुश्मनी क्यों नहीं हो, लेकिन यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचता है तो भारत को वहां पर लोकतंत्र बचाने का प्रयास करना ही चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि वहां पर यदि सेना अभी होती है इसका मतलब है कि वो जो राष्ट्र म्यांमार में, आप देखिए बर्मा में सेना अभी भी भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि सेना और चाइना के संबंध बहुत मजबूत है। मतलब हम पूर्वोत्तर में एक संकट से गुजर रहे हैं, नेपाल में हमको संकट हो जाता है जब माओवादी सरकार वहां पर आ जाती है, तो ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा रहे, इसलिए शहबाज शरीफ से बातचीत की जो पेशकश है उसको पूरी तरीके से ठुकरा देना भारत के बिल्कुल हित में नहीं है। इसके बजाय भारत को नियंत्रण और संतुलन की नीति पर आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें हम आतंकवाद को रोक दें और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लोकतंत्र को बचाने में सफल भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है कि एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उस सवाल का जवाब भी आपने दे दिया कि भारत की ओर से बातचीत की जो टेबल सजनी चाहिए या नहीं सजनी चाहिए। कंगाल हो चुके पाकिस्तान, क्या पीएम शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी एक बड़ा झटका लग चुका है? पाकिस्तान में चुनाव होने हैं जैसा आप भी कह रहे थे, और IMF ने भी यह साफ कर दिया है कि बिना कठिन फैसले के लोन नहीं मिलेगा। अब यदि वो कहते हैं कि आपको कुछ कड़ी पाबंदियां जो है वो लगानी होंगी, अब पाकिस्तान की दिक्कत है कि कड़ी पाबंदियां लगाएंगे तो आवाम का जो गुस्सा है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान करे तो करे क्या, उसे क्या करना चाहिए स्टेबिलिटी लाने के लिए? थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन कैसे आएगी? ये जी देखिए, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने। आप सोचिए कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, यदि वो अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी को बेच देता है, मान लीजिए तुर्की को बेच देता है, मान लीजिए लीबिया को बेच देता है, दुनिया में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो अस्थिरता फैलाने के लिए उसकी परमाणु टेक्नोलॉजी को खरीद लेंगे। इस बात से दुनिया भी डरती है, इस बात से संयुक्त राष्ट्र संघ भी डरता है, इस बात से अमेरिका भी डरता है। इसीलिए अंततः वो लोग पाकिस्तान को मदद तो दे ही देते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान को बचने के लिए भारत से बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि अब आप देखिए कि उसको अगले 3 सालों में $70 अरब जो है वो देना है, और उसके पास जो कर्ज है $100 अरब है। तो जबकि उसके पास अब जो बचा हुआ है वो तकरीबन $5 अरब भी नहीं बचा है उसके पास। तो उसको अपनी नीतियों को पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत से बातचीत करना पड़ेगी, और भारत से बातचीत और डबल स्टैंडर्ड्स ना रखे। और डबल स्टैंडर्ड्स ना रखे। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, समय की थोड़ी सी कमी है तो प्रोग्राम का समापन मुझे यहीं पर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, हमें समय देने के लिए। बहुत ही सार्थक चर्चा आपके साथ एक बार फिर से रही है, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो इन नटशेल ये जो ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान अपने आप में टूट सकता है क्योंकि लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं, और पाकिस्तान के सामने यही समस्या है कि अगर लोगों की बातचीत नहीं समझी तो उसका भविष्य काफी बुरा है। आज के इस प्रोग्राम को लेकर, इस एपिसोड को लेकर अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर रखें geet@justbroadcasting.com, और एक हमारी जो मेल आईडी है चैनल की info@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, प्रोग्राम को लेकर सुझाव भी दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत लेंगे, कल एक नए विषय के साथ आपकी हमारी होगी मुलाकात। नमस्कार।